बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए अब एक बहुत बड़ी खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी ओर हमारी विधायिका है, हमारी पार्लियामेंट है, क्या इनके बीच में कोई टकराव हो रहा है? ऐसी बातें होना वैसे तो काफी वक्त से शुरू हो गई थी, लेकिन पीछे कुछ एक दो वाकये ऐसे हुए जिनसे इन बातों को बहुत तूल मिला और फिर उच्च पद पर बैठे लोगों ने इन बातों को आर्टिकुलेट करना शुरू किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनमें सबसे आगे हैं। अभी क्या हुआ, पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और कहा कि देश के राज्यपाल और राष्ट्रपति वो बाध्य हैं किसी भी राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए कानून को, बिल को 3 महीने के अंदर अंदर एक तय समय सीमा में उस पर फैसला करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनिश्चित काल के लिए उस पर बैठ जाएं, उसको टाले रहने दें। तो जगदीप धनखड़ इस पर बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? उन्होंने फिर कुछ शब्द इस्तेमाल किए कि अनुच्छेद 142 वो हमारे संविधान का हिस्सा जो सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म की वीटो देता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आदेश पारित कर सकता है। उन्होंने कहा इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये अभी जो राष्ट्रपति और गवर्नर वाला आदेश हुआ ये इसी श्रेणी में आता है। इसके बाद उन्होंने एक जगह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले देख करके ऐसा लगता है कि वो पार्लियामेंट की जगह लेना चाहता है, वो एक सुपर पार्लियामेंट बनने की दिशा में दिखाई दे रहा है। और फिर जो एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर के अंदर स्टोर रूम में जले हुए नोटों की बोरियों में आग लगने की घटना सामने आई थी, उस पर उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी सोचा कि वो जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच करने के लिए, वो संविधान सम्मत भी है या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? ये इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है, ये कार्यपालिका का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जो कमेटी उन्होंने बनाई उसकी कोई सैंक्टिटी ही नहीं है। तो ऐसे वो सवाल उठा सकते हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं, आम आदमी तो ऐसे सवाल उठाता भी नहीं है। तो सुनिए जरा आप उनकी बात, फिर इनको जवाब भी मिले। We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत हक नहीं है। ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? पार्लियामेंट अगर बिल पास करे, क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठ सकते हैं? महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर हैं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। एक अलग बात कहता हूं, भारत का लोकतंत्र 4 पाए पर आधारित है। बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, अगर कोई गलत कानून पास होता है पार्लियामेंट के अंदर तो उसकी समीक्षा वो कर सके। तानाशाही का मुल्क है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, आप इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को नहीं मानेंगे। राजनीति के एक ऐसे कालखंड में है जहां हमें इन चीज़ों पे बहुत संवेदना से सोचने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, यहाँ तक कि मीडिया भी हो। अगर इसमें एक फाइन बैलेंस नहीं रहा तो मेरा मानना है कि किसी को ओवर रीच से बचना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल ओवर रीच से बचना। जैसे उदाहरण तो वक्फ अब कौन ओवर रीच कर रहा है? सवाल यह है, सरकार न्यायपालिका को डिक्टेट करना चाहती है
या न्यायपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर रही है। मैं क्योंकि उनका बयान जगदीप धनखड़ जी का लंबा स्टेटमेंट है, उनका व्याख्यान था जो राज्यसभा में कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे, यंग लोग, इंटर्न्स शायद, उनके लिए वो बोल रहे थे। अब जैसे एक जगह उन्होंने कहा अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका को 24/7 उपलब्ध है। फिर उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति के बारे में जो फैसला हुआ उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश में केवल एक राष्ट्रपति ऐसी व्यक्ति हैं जिनका पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेती है। यह वो उन्होंने कहा राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेती है, जबकि कोई भी मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश भी संविधान का पालन करने की शपथ लेती है। तो पालन करने वाले, रक्षा करने वाले को निर्देश कैसे दे सकते हैं? ये उनका आर्गुमेंट है। जी सर, एक तो हम बहुत क्या कहते हैं टची और सीरियस मैटर पर पहुंच गया देश। संविधान ने जो संविधान सभा को मैं पढ़ रहा था इस सारे मसले पर, संविधान सभा में भी इस पर बहुत चर्चा हुई और संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे, विद्वान लोग, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि जो हमारी जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, वो तीनों एक दूसरे की सीमाओं को उल्लंघन करेंगी। उसमें बनाया इसलिए गया कि तीनों एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें, एक दूसरे का सम्मान भी करें। तो वो तीनों बातों को इस तरह से देखना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ बात चलती जा रही है। इस समय एक बात समझनी चाहिए कि प्रेसिडेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर जो आदेश हुआ वो प्रेसिडेंट को आदेश नहीं है। उसमें एक बात समझिए, जो कहा गया कि 3 महीने में, उसको ध्यान कीजिएगा कि होम मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम इशू किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के पास जो बिल्स आते हैं उन्हें 3 महीने में क्लियर करके भेज दिया जाए। ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर को हवाला देते हुए कहा कि भाई जब 3 महीने में आपको क्लियर करना है, संविधान का जो आर्टिकल है उसमें कहीं पर समय सीमा नहीं दे रखी थी कि राज्यपाल को कितना समय होना चाहिए, राष्ट्रपति को कितना समय होना चाहिए। हालांकि राज्यपाल को क्या करना चाहिए, एक तो समझना चाहिए राज्यपाल के अधिकारों पर चर्चा हो पहले तो। बिल्कुल बड़ा मसला तो यह है कि राज्यपालों, अभी सबसे बड़ी चर्चा क्या हो रही है राज्यपाल के अधिकारों को लेकर। और अब कहा जा रहा है कि ये गवर्नर जो है आजकल बहुत आउटरीच कर रहे हैं। मैं इसमें अभी तक मैं लेमैन की तरह बात करता हूं। बिल्कुल हमारे यहाँ हमने जो देखा और पढ़ा वो ये था, सरकार कानून बनाएगी, विधायक मतलब राज्य सरकार है, उसने विधानसभा में एक कानून बनाया, वो लागू तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नर उस पर हस्ताक्षर साइन ना कर दे। वो भेजता है गवर्नर के पास, गवर्नर को करने होते हैं दस्तखत तो कर देता है, पसंद नहीं आता तो वापस कर देता है, इस पर दोबारा विचार कीजिए। विचार विधायिका वो विधानसभा को विचार करना होता है तो कभी कभी कर लेती है, वरना वो वही बिल उठा के दोबारा भेजती है गवर्नर के पास कि नहीं साहब हमें यही बिल चाहिए, इसी को पारित कीजिए। तब हमने ये पढ़ा था कि गवर्नर बाध्य है। नहीं बाध्य नहीं है, वो उसको राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति भी बाध्य है, गवर्नर बाध्य है दूसरी बार भेजने पर। क्योंकि गवर्नर क्या कर सकता है? नहीं, उसको वो भेज देगा पास करने के, नहीं राष्ट्रपति के पास एक बार और भेज देगा। लेकिन यही समझना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ मोर पावरफुल है देन गवर्नर। ये असली लड़ाई तो यही हो रही है ना कि जो गवर्नर के प्रोएक्टिव होने की बात हो रही है कि क्या चुनी हुई सरकारों से ऊपर होते हैं राज्यपाल। कोई समय का उल्लेख है? समय का उल्लेख कोई नहीं है, 3 महीने में करना कोई समय का उल्लेख नहीं है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि जो अब अभी हुआ, जैसे ये जो हो रहा था रवि साहब वाले मसले में, 2020 के कानून है, अब 5 साल में तो सरकार ही बदल जाती है। तो वहीं से हुआ भी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें 5 साल लगा दिया आपने बिल को रोक कर, तो वो तो जिस सरकार ने बिल पास किए थे वो तो विधानसभा ही खत्म हो गई, तो फिर उसका पर्पज क्या हुआ? राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचे बात? इस मामले में राष्ट्रपति कैसे आ गई? राष्ट्रपति इसलिए आगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो रवि साहब का मसला हुआ कि भाई राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तमिलनाडु के राज्यपाल, हाँ वहां पर भेज दिया राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने भी उस पर फैसला लिया। मैं राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करता हूं। हाँ, राष्ट्रपति को भेज दिया ना उन्होंने। और राष्ट्रपति को कैसे भेजते हैं? वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, राष्ट्रपति ने भी उस पर फैसला नहीं, राष्ट्रपति ने उस पर फैसला नहीं किया। लेकिन उसमें क्या है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को, राज्यपालों को 3 महीने में इसको पास कर देना चाहिए, भेज देना चाहिए वापस, जो भी फैसला लेना है उनको। और फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है एक्चुअली कोई। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि इसको रिव्यू कर लीजिए, आप दोबारा से सोच लीजिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि जो संसद ने या विधानसभा ने जो पास किया उसको। अब यहीं पर आता है सर मामला, जो मैं धनखड़ साहब को नहीं कोट कर रहा, लेकिन जो न्यायपालिका के इस आदेश से जो लोग नहीं सहमत हैं कि जैसे आपने भी कहा कि ये 1 महीना 3 महीना ये कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ये ग्रे, इसको मान लीजिए कि ग्रे एरिया है कि भाई राज्यपाल क्या करेगा या राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर वो नहीं इसको सहमति देना चाहता तो वो उस पर रखे रहता है।
फैसला नहीं करता, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि 3 महीने में करो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही इस माने में है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार क्षेत्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। दूसरी बात, राज्यों को या सरकारों को या राजनीतिक दलों का सौरभ बहुत से उनके अपने कंपल्शन होते हैं, तो उसमें यहाँ के बाद लिमिटेशन, एक मर्यादा। देखिए, हमारे यहाँ देश में समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कार्यपालिका हो, उसके बहुत ज्यादा उनके गुणा भाग करते हैं, गणित बहुत होती है। उस गणित के चलते ही कोर्ट्स को बीच में आकर के इंटरवीन करना पड़ता है। इसलिए लॉ ऑफ लिमिटेशन कि भाई आप 3 महीने में फैसला करिए, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है। ये संविधान की व्याख्या के दायरे में है, बिल्कुल है, 100% है। और दूसरी बात, जब धनखड़ साहब बोल रहे थे, अलावा मैं कह रहा हूं, होम मिनिस्ट्री ने खुद ने मेमोरेंडम इशू किया कि भाई राज्यपालों को और राष्ट्रपति को 3 महीने में, राष्ट्रपति के पास यदि कोई पहुंच जाता है तो उसे 3 महीने। मैं कह रहा हूं ना, जब 2020 में बिल पास किया किसी चुनी हुई सरकार ने, विधानसभा ने, और आप 2025 तक जब उसका कार्यकाल भी खत्म हो गया, यदि उस समय तक नहीं भेज रहे तो उसका मतलब क्या हो? इसका मतलब आप चुनी हुई सरकार के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं ना। ये किसी एक राज्यपाल का मसला नहीं है ना, ये आपको भी मानना ये ओवररीच नहीं था, ये व्याख्या है, व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को आप समझेंगे तो समझ में आएगा ना। आपके हिसाब से ये संविधान में अनुच्छेद 145(3) में अगर सुप्रीम कोर्ट को उसका विश्लेषण करने का, रिव्यू उसका व्याख्या करने का अधिकार दिया हुआ है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर है कि उसका व्याख्या कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। जब राष्ट्रीय न्यायिक सुधार का जब प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में पास करते हैं तो आप कहते हो कि भाई केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार ये कर नहीं सकती। नहीं, वो उन्होंने उपराष्ट्रपति ने सर कोट किया आर्टिकल 142 को। वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस का, अब ये आर्टिकल 142 क्या है? संविधान का वो अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में। सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दोनों का 142 145 तो अलग एक चीज समझना चाहिए हमें। दिस इज ऑन, सॉरी आरती, इट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जहां पर जो कंप्लीट जस्टिस का जो प्रावधान है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर सकता है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए ना कि भाई आप किसी मामले में हस्तक्षेप करते हो, आप ये कंपलसरी तो संसद ने अपने लिए किया हुआ है कि विधायक और सांसद जब चुनाव लड़ेंगे तो अपने कितने एसेट से उसका डिक्लेरेशन करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज सारे करते हैं? जब उनके लिए ये बना हुआ है तो कितने जज है जो अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करते थे? सभी लोग कंपलसरी करें उसके लिए। और जब केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में न्यायिक बिल पास करती है, न्यायिक नियुक्ति का बिल जब पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं, ये लागू नहीं होगा, हमारी जो कॉलेजियन सिस्टम है हम ही तय करेंगे कौन जज बनने वाला है, किसी की पदोन्नति होगी, किस राज्य से जज आएगा। सुप्रीम कोर्ट जब देखता है कि उनके अधिकार कम हो रहे हैं या उनके अधिकार को लेकर किसी तरह के सुधार की कोशिश की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार याद आते हैं। मुझे लगता है वो सब जगह इंप्लीमेंट करें। अच्छा, आगे आरती जी के पास आते हुए अब अगला एक लाइन और कोट कर रहा हूं धनखड़ जी की। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। ये उपराष्ट्रपति ने। सौरभ, मुझे लगता है विजय जी ने शुरू में कहा था, असल में बेसिकली ये मामला वही है, सब अपनी अपनी सुप्रीमेसी, प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमेसी वर्सेस एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी वर्सेस लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। सब अपनी अपनी वो प्रोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। और ये वाकई देश उस कगार पे पहुंचा है कि ये सब होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम पहुंच गए वहां पे कि जहां पे वाइस प्रेसिडेंट की आवाज हम कभी सुनते नहीं थे। वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल एक लगभग, मतलब प्रेसिडेंट की भी हम सुनते ही नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो हम सुनते नहीं थे। लेकिन धनखड़ जी ने जिस तरह का भाषण दिया है वो भी एक तरह से ओवररीच है, वो भी एक तरफ से सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल ये जो है प्रेसिडेंट के पास इतने पावर्स है कि उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। मैं थोड़ी सी असहमति आपसे कर रहा हूं। अगर हम ही लोग ये कहने लग जाएं कि दिस इज ये तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, हम इसको हम सवाल ही नहीं पूछ सकते, तो फिर तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ब्लास्फेमी का मसला नहीं है सौरभ, सुप्रीमेसी को एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के दायरे पर बात करना कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दायरे पर बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो मैं तो कल खुद, आपने मेरा रिएक्शन देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैंने जो कहा कल जब उनका आया डिसीजन वक्त को लेकर,
ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जितने भी हमारे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, वो आज एक कंपटीशन में, एक सुप्रीमेसी की एक रेस लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर, प्रेसिडेंट ताकतवर है कि पार्लियामेंट ताकतवर है कि सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है। लगता है कि वो पाक साफ है, तो मुझे लगता है उनकी मंशा भी दिखनी चाहिए। आपके जज के यहाँ पे कैश निकलता है, जले हुए नोट मिलते हैं, आप उसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करते। आप नहीं कहते कि 3 जज की जो कमेटी बनाई है वो 90 दिन के अंदर उसकी जांच पूरी करे, वो भी कोई समय सीमा नहीं उसके लिए। उन्होंने कहा 14-15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई, 7 दिनों तक किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। क्या इस बारे में हम सवाल पूछेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की एक समिति इस मामले की जांच कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, लेकिन जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, जांच न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। क्या यह समिति जो उन जज साहब के मामले की जांच कर रही है भारत के संविधान के तहत है? धनखड़ जी देखिए, बहुत सालों तक काला कोट पहने रहे, अब वो एक संवैधानिक पद के ऊपर हैं, वो एक दायरे में बात करनी चाहिए। जहां तक क्रिमिनल एक्ट की बात होती है, क्रिमिनल एक्ट में बिल्कुल एक पुलिस के पास प्रावधान था, बहुत सारे प्रश्न जो वो प्रश्न उठा रहे हैं, हम भी 10 बातें उठा सकते हैं कि वो उसमें उस समय वहाँ जो दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और तमाम एजेंसीज की क्या भूमिका रही और उन्होंने क्या करा। अगर वो उसका संज्ञान लेकर के कोई गिरफ्तारी भी करते तो क्या कोई करता? वो मामला को दबाने की कोशिश की गई और कमेटी सिस्टम वगैरह हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये ऐसा वो नहीं है कि जैसे हमारे उपराष्ट्रपति आकर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर रहे, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर सकता है। मुझे तो जब वो बोल रहे थे, मुझे अनायासी बिल्कुल वो स्मरण हुआ कि जो 74 में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे बाबू जगजीवन राम, उन्होंने कहा था कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इंदिरा जी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जो है जुडिशरी को संज्ञान लेना चाहिए। ए.आर. अंतुले ने उस समय यह भी कहा कि इंदिरा जी को जो है तमाम मतलब पूरी जिंदगी पूरा राष्ट्रपति बना देना चाहिए, संविधान का रद्दोबदल कर देना चाहिए। तो इस संविधान के साथ जो सोच एक पॉलिटिकल कंफर्ट के साथ में होता है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रतिनिधियों के अपने कंपल्शन होते हैं, वो उस हिसाब से करते हैं। और मैं कहूंगा कि जो आरती ने कहा है वो बिल्कुल सही बात कही है, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। एक लाइन केवल छोटी सी कहना चाहता हूँ इसमें जुड़ा हुआ कि ये मसला है क्या, असली मसला है जो काटा अटका हुआ, मतलब ये सुप्रीमेसी वाली बात तो हमने की, आरती जी ने की, लेकिन असली मसला अटका हुआ है एनजेएसी का। सरकार को या हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये वापस उसे लाने की तैयारी का एक पूरी रूपरेखा है। चलिए ठीक है, अब ऐसा होते हुए हम देखेंगे क्या आगे, देखते हैं।